Assalamu alaikum students, welcome back to Naeem Bukhari YouTube channel. So today we are going to discuss hemolytic disease of newborn. Means what is hemolytic disease of newborn and what are the factors which cause hemolytic disease of newborn, और फिर what is the classification of hemolytic disease of newborn, और इसके अलावा काजेज कौन सी हैं, सिम्टम्स कौन सी हैं, फिर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट. सो वी विल बी कंप्लीटिंग दिस लेक्चर इन सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स. तो ये जो हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न है इसको हम सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, और जिसमें हमारे पास तकरीबन 4 से 5 लेक्चर्स बनेंगे इस पर. अब हम स्टेप वाइज जाके डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली हमारा जो ये लेक्चर है बेसिकली हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न, इसमें पार्ट ए हमारा है बैकग्राउंड. हम डिस्कस करेंगे कि हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न है क्या, डेफिनेशन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, फिर पार्ट बी में पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे, और फिर जो पार्ट सी है उसमें प्रोग्नोसिस एंड डायग्नोसिस की भी बात करेंगे, और फिर फर्दर है पार्ट डी, उसमें हम ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट प्लान्स की बात करेंगे, और फिर कंक्लूजन भी डिस्कस करेंगे हम. सो दीज आर एक्चुअली द कंटेंट्स ऑफ hemolytic disease of newborn lecture. Okay, first background means what is the background, what is the history of hemolytic disease of newborn. Hemolytic disease of newborn है क्या actually? So hemolytic disease of newborn is a blood hemolysis problem in fetus and newborn babies. अच्छा, जो फीटस और न्यूबॉर्न बेबीज, इसमें डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि फीटल स्टेज कौन सी होती है और न्यूबॉर्न बेबी ये वाली स्टेज कौन सी होती है, या फाइनल डेवलपमेंटल स्टेज कौन सी होती है. जो फीटल स्टेज होती है, वैसे तो प्रेगनेंसी को हम जब उसके जो जेस्टेशन पीरियड है या प्रेगनेंसी के पीरियड को हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इट्स अ 40 वीक पीरियड, कि जो 40 वीक का पीरियड है इसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं. और इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर. अब जब जो हम लोगों के पास एंडोमेट्रियल मेम्ब्रेन जो है वो फर्दर एंडोमेट्रियल मेम्ब्रेन जो है वो कन्वर्ट होती है जब हम लोगों के पास फीटल मेम्ब्रेन में, और फर्दर फीटल मेम्ब्रेन, और फिर वहाँ पे उसमें फीटस बनना स्टार्ट हो जाता है. तो ये बेसिकली फीटल डेवलपमेंट जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर की बात है हम लोगों के पास, और ये तकरीबन हम लोगों के पास फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान ये बनना स्टार्ट हो जाता है. और फीटस का जो ड्यूरेशन है वो स्टार्ट होता है 9th वीक से, जो प्रेगनेंसी का 9th वीक है वहाँ से लेकर, और ये जाता है आपके पास 38th वीक पर. टोटल 40 वीक है प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन, तो 38 वीक तक हम लोगों के पास जो है वो फीटस की डेवलपमेंट होती है. अब जो 38 वीक्स के बाद जो 2 वीक्स रहते हैं वो 2 वीक्स एक्चुअली उनमें क्या होता है कि न्यू बॉर्न बेबी की स्टेज स्टार्ट हो जाती है, या वहाँ पे जो बेबी है उसकी बर्थ हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन न्यू बॉर्न बेबी स्टेज एंड फीटल स्टेज. कि फीटल स्टेज जो है वो 9th वीक से स्टार्ट हो जाएगी और जाके ये 38 वीक पे ख़त्म हो जाती है. दो जो एडिशनल वीकेंड डिपेंड्स कि कब जो है वो बेबी की बर्थ होती है, तो फिर उसको हम न्यू बॉर्न बेबी कहते हैं रादर देन फीटस. सो नाउ आई थिंक इट्स क्लियर. फर्दर हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री, मीन्स हाउ हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न वॉज ट्रैक्ड इन पास्ट. कि पास्ट में इस डिज़ीज़ को कैसे ट्रैक किया गया, कैसे ये डिज़ीज़ हुई, व्हाट वाज द रीज़न. सो एक फ्रेंच मिडवाइफ से मुराद है कि यहाँ पे एक जो दाई होती है जिसे हम कहते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में. तो जो फ्रेंच मिडवाइफ था उसके यहाँ जो दो बेटे थे, उसके जो ट्विन्स थे उनकी पैदाइश हुई, और वो दोनों जो ट्विन्स थे उनकी बाद में डेथ हो जाती है. तो दोनों जो थे उनमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो रहे थे. हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न के वो ट्विन्स थे. तो ये 1609 में आइडेंटिफाई हुए. अब ये था कि फिर उसकी काजेज़ पे जाके रिसर्च हुई. फिर 1609 के बाद ये 1954 में और काफ़ी सीरीज़ ऑफ रिसर्च हुई, और उसमें आइडेंटिफाई हुआ और पता चला कि येस हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, और इसकी काफ़ी सारी टाइप्स भी हैं. तो क्लासीफाई भी इसको किया गया और इसको डिक्लेयर किया गया कि इट कैन रिजल्ट ड्यू टू ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस बाय इननेट फैक्टर्स और नेचुरल फैक्टर्स. वो फैक्टर्स भी हम डिस्कस करेंगे. When the blood types of a mother and baby are incompatible, then the chances of HDN or erythroblastosis fetalis are greater. अब erythroblastosis fetalis क्या होती है, या फिर HDN क्या, इनमें डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे. तो बेसिकली वही है कि जब मदर और जो बेबी का ब्लड है, जो हमने कहा कि या फीटल ब्लड है, जो फीटस है, जो मदर है, अगर उन दोनों का ब्लड इनकम्पैटिबल हो तो क्या होता है हम लोगों के पास वहाँ पे हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न के चांसेस हैं.
अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन राइज हुआ होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे, बहुत सारे केसेस में ये होगा कि मदर का और बेबी का ब्लड आपस में मैच नहीं करता, तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जिसमें HDN अकर हो सकती है। सो हम वो डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज समहाउ रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। और इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होती है कि हम ये भी इसको भी HDN को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी कहते हैं। हम ज़रा डिफरेंस की भी बात करेंगे जाके। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एंड HDN? During the pregnancy, the mother antibodies cross the placenta to fight RH positive cells in the baby body. अब ऐसे हो कि मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव हो और बेबी का जो ब्लड ग्रुप जो फादर का ब्लड ग्रुप है उसका RH पॉजिटिव हो, तो जो बेबी का ब्लड ग्रुप है उसके चांसेस हो सकते हैं ज़्यादा मेंडेलियन लॉ के अकॉर्डिंग और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग कि जो बेबी का ब्लड है उसका ब्लड RH पॉजिटिव सेल्स हो सकते हैं, उसके RBCs हो सकते हैं। अब ये कि उस केस में एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बेबी के RH पॉजिटिव सेल्स होती हैं, अब क्या उन सेल्स पे ABO एंटीजन भी मौजूद होंगे और इसके अलावा RH एंटीजन्स भी मौजूद हैं। अच्छा, तो याद रखिएगा ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज और एट द फीटल स्टेज द ABO एंटीजन्स आर लेस एक्सप्रेस्ड एंड RH एंटीजन्स आर मोर एक्सप्रेस्ड एट द फीटल स्टेज. So this is very important point because during the fetal stage the fetal cells or fetal RBCs are just at the stage of development or emergence ड्यू टू इमरजेंस पैटर्न्स ऑफ RBCs के वो बन रहे होते हैं। रेटिकुलोसाइट्स की जब हम बात करते हैं तो रेटिक्स भी मौजूद होती हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ में। तो जब RBCs बन रहे होते हैं तो उनका जो इंटरनल या स्ट्रोमल पोर्शन है वो पहले बनता है और उनकी वो सरफेस या प्रॉपर लाइनिंग पे जो एंटीजेंस हैं या सरफेस एंटीजेंस हैं जिनको हम ABO एंटीजेंस कह रहे हैं वो बाद में थोड़ा टाइम लेती हैं प्रॉपर डेवलप होने में, प्रॉपर एक्सप्रेस होने में। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो फीटल RBCs हैं, फीटल RBCs पे RH एंटीजेंस ज़्यादा एक्सप्रेस होते हैं इन कंपेरिजन टू ABO एंटीजन। तो इसी वजह से जो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है या जो HDN है वो अकर हो सकती है ड्यू टू इनकम्पैटिबल ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम मदर टू द फीटस। अब ब्लड में वो कौन सी चीज़ ट्रांसफ्यूज होगी, कौन सी एक्चुअली ब्लड नहीं, उसमें कुछ एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ्यूज होंगी, तो हम उनकी भी बात करेंगे। As the antibodies destroy the cells, the baby gets sick. This is called erythroblastosis fetalis during pregnancy. When the baby is born, it's called HDN. अब ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर होगा कि डिफरेंस ये होता है कि जो फीटल स्टेज है, फीटल स्टेज मीन्स 9th वीक ऑफ द जेस्टेशन पीरियड अप टू 38th वीक ऑफ द जेस्टेशन पीरियड, और जो 2 वीक रह जाते हैं जिसमें बेबी की बर्थ हो जाती है, अगर बेबी की बर्थ के बाद हीमोलाइटिक रिएक्शंस हो रहे हैं या ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, HDN हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। लेकिन अगर वो इंटरनल रिएक्शंस हो रहे हैं बिफोर द डिलीवरी और बिफोर द बर्थ ऑफ द फीटस, तो उस केस में हम लोगों के पास जो इंटरनल रिएक्शंस हो रहे हैं उस केस में हम इस HDN की टाइप को हम बेसिकली इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। राइट, सो दिस इज एक्चुअली अ डिफरेंस बिटवीन इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एंड HDN। तो एक ये मेजर डिफरेंस है। अब इनकी काजेज़ क्या हैं, तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की जो काजेज़ हैं वो डिफरेंट हैं और HDN की काज डिफरेंट है। तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की काज की पहले हम बात करेंगे। तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की काज ये होती है कि समटाइम्स मदर का ब्लड RH नेगेटिव है और जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है। तो मदर की जो ब्लड है, मदर के ब्लड में जो IgG एंटीबॉडी, अब सारी बात है मदर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, उसके अंदर मदर के इम्यून सिस्टम में IgG एंटीबॉडीज़ भी मौजूद होंगी, IgM भी मौजूद होंगी। लेकिन जो IgG एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या करती हैं कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं इन फ्रॉम द मदर्स, और क्योंकि ये जो परमिएबिलिटी ऑफ द एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसमिशन फ्रॉम प्लेसेंटल मेम्ब्रेन टूवर्ड्स द फीटल मेम्ब्रेन, दिस गोज सम हाउ वी कैन से फ्लेक्सिबल, और जिस वजह से जो IgG एंटीबॉडी है मदर की वो फीटल ब्लड में शामिल हो जाती है। तो IgG एंटीबॉडी जब शामिल होती है तो जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और वो क्या करते हैं कि वहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और हीमोलाइटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, और उस केस में हम लोगों के पास एबॉर्शन भी हो सकती है, और इस डिज़ीज़ को हम क्या कहेंगे, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। लेकिन अब HDN क्या होती है, तो HDN के केस में बेसिकली ये होता है कि जब आप जब डिलीवरी की जो हमारे पास 2 वीक रह गए, जैसे 40 जो वीक्स हैं वो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, तो 38 के बाद जो 2 वीक्स हैं उसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द डिलीवरी इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द ब्लड और ड्यूरिंग द एट द टाइम ऑफ डिलीवरी
डिलीवरी के दौरान जो ब्लड लॉस होता है मदर से, अगर वो ब्लड शामिल हो जाए बेबी के ब्लड में, और इससे ये क्या होता है कि ब्लड लॉस जो मदर का हुआ है, इस ब्लड की ट्रांसमिशन एक तो इन्फेक्शियस डिजीज़ की ट्रांसमिशन हो सकती है, लेकिन इस केस में जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हैं वो भी हो सकते हैं। और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में जो सबसे बड़ी एग्जांपल है हम लोगों के पास, जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन शो होंगे उनको हम HDN कहते हैं, या हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न। तो ये बेसिकली डिफरेंस है HDN और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में, और इनकी काजेज़ में भी दोनों में डिफरेंस है। सो यू शुड नो अबाउट दीज डिफरेंसेस। अब ये हमारा लेक्चर जो लेक्चर नंबर 13 है, इसका पार्ट A है। अब हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। सो इफ़ यू हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वन, सो दिस वन वाज एक्चुअली इंट्रोडक्शन एंड देन द डिफरेंस। इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया HDN का, और फिर हम लोगों ने हिस्ट्री भी डिस्कस की, और फिर जाके हमने देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरिथ्रोब्लास्टोसिस एंड HDN एंड व्हाट आर द डिफरेंट काजेज़, कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की कौन सी काजेज़ हैं और HDN की कौन सी काजेज़ हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।